हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस में। जो हमारा आज विषय होगा वो सेट होगा। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का अगर हम बात करें तो कौन सा होगा, ये 9 नंबर का सेट होगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें घटना चक्र में ये कौन सा सेट होगा, तो घटना चक्र में ये 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट का सेट होगा। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, एक दिन तो मैंने मोटिवेशनल वीडियो डाली थी परसों, तो मैंने एक एक्स्ट्रा में वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने सोचा था बीच में कभी डाल दूंगी, लेकिन कल परसों इतना टाइम नहीं मिल पाया कि एक्स्ट्रा, और कुछ थोड़ी तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, तो मैंने कल भी आपको क्या किया, वही वीडियो दे दी थी। मतलब जो कह सकते हैं मैंने किसी और डेट के लिए तैयार की थी। तो कोई नहीं, क्योंकि वीडियो मेरे पास बनी हुई नहीं थी तो मैंने उसी को अपलोड कर दिया। तो आपको 2 दिन लगातार जो भी वीडियो मिली, मतलब आपको प्रैक्टिस नहीं मिली, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और स्टार्ट करती हूँ मैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। तो ये जो एक बार और बता देती हूँ कि क्योंकि कमेंट आते हैं, ये क्लास होम साइंस की तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बकाया चाइल्ड डेवलपमेंट जो भी पढ़ता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, चाहे वो टेट सी टेट हो कोई भी। तो डैश अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। ए है धन, बी है वास्तविक, सी है आत्मिक, डी है सामान्य। तो यहाँ पर अगर हम अर्जन की बात करें तो ये जो अर्जन होता है ये आत्मिक अर्जन होता है। ठीक है, जो आत्मिक अर्जन होता है इसी को हम आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित करते हैं। जो आत्मिक अर्जन होता है या फिर ये आनंद जो होता है, ये क्यों प्रयोग किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो जब कोई चीज़ रहस्यमय चीज़ें होती हैं, जो है ना, रहस्यमय चीज़ों को खोजने के लिए, या फिर अनुभव कह सकते हैं, रहस्यमय अनुभवों को प्राप्त करने के लिए, या आध्यात्मिक आनंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। आप जानते होंगे, हम लोग जो हमारा सांस्कृतिक, जो हमारा हिंदू धर्म में चीज़ें होती हैं, मतलब और धर्म में भी होती होंगी, लेकिन हम हिंदू धर्म के हैं तो उसमें से हमें थोड़ी जानकारी रखते हैं। तो हम कोई भी कहते हैं ना, कुछ भी हम पूजा पाठ करते हैं, जब भी हम आध्यात्म से जुड़ते हैं तो हमें लगता, हम कहते हैं शांति मिलती है मन को, ठीक है, आनंद प्राप्त होता है। तो हर कोई गुरुद्वारा जाने वाला हो गया, चाहे चाहे आपका मस्जिद में जाने वाला हो गया, तो वो सब लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये जो विषय है थोड़ा दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ ये लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आध्यात्मिक आनंद हो गया, जागरूकता की स्थिति हो गई। ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। स्थिति हो गई, या फिर कुछ शरीर से मुक्त होने के दौरान हम इसका प्रयोग करते हैं। शरीर से मुक्त होना, जब हम कहते हैं ना शरीर ब्रह्मा में लीन हो जाता है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब हम कहते हैं ना हम मुक्त हो गए, या फिर हमें आनंद की प्राप्ति हो गई। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि नॉर्मल भाषा में पुराना जो हमारा संस्कृति है वो यही बताता है कि ब्रह्मा में लीन होना ही प्रमुख आत्मा की प्राप्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है। आपने उपनिषद के विषय में, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे होगे तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ ही चुके होंगे, पेपर 1 में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उपनिषद लेखन के अनुसार भी अगर बात करें तो जो आनंद है आपका, ठीक है, आत्मा है और ब्रह्मा, ठीक है, ये तीनों क्या हैं, ठीक है, ये सहज गुण माने गए हैं। ठीक है, ये सहज गुणों में आते हैं। ये ब्रह्मा लिखा है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये 3 सहज गुणों में से एक माने जाते हैं, और इसमें 2 और शामिल है, सत और चित। ठीक है, सत और चित। ओके, शायद इतना होम साइंस में डीपली ना पूछा जाए, लेकिन इसमें दी थी एक्सप्लेनेशन घटना चक्र में, तो वो बताना मेरा काम है। क्वेश्चन 2 है, शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं। ए है कब्ज, बी है डायरिया, सी है एलर्जी, डी है उपर्युक्त तो सभी। मैं बहुत आराम से बोलने की कोशिश करूंगी क्योंकि तबीयत सही नहीं चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डैश शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं। ए है कब्ज, बी है डायरिया, सी है एलर्जी और डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ये जो है सभी समस्याएं शिशुओं की होती हैं, लेकिन शिशुओं से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि इसमें तो नहीं दिया था, पर मुझे लग रहा है कि मैं आपको बता दूं, जो कि कई बार पूछे जाते हैं। शिशुओं में जो नाल छेदन होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो 2 इंच की दूरी पर कस के बांधा जाता है काट कर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो सिर की लंबाई पूछी जाती है, सिर की लंबाई क्या होती है बच्चों की, मतलब
समस्त शरीर और सिर की लंबाई, ठीक है, पूछी जाती है। तो या तो समस्त शरीर से शरीर जो होता है वो पूरा मान लो 100% है, तो उसमें 25% शिशुओं में सिर्फ सिर होता है, ठीक है, 25% सिर होता है, 75% में और सारे अंग आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए प्रतिशत में, तो आप कहोगे सिर कितना होता है 25, संपूर्ण शरीर का सिर जो होता है 25% होता है। शिशुओं से प्रश्न बहुत बनते हैं, इसलिए थोड़ा बता दे रही हूँ। अगर ये अनुपात पूछा जाए तो वन अनुपात कितना रहेगा, 4 रहेगा। क्यों? क्योंकि 25% है ना, तो यहाँ पर आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक भाग सिर होता है और 4 भाग, चौथाई भाग क्या होता है, शरीर होता है, ठीक है। तो 1/4 भाग जो होता है हमारे शरीर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई। इसके अलावा आपसे श्वसन दर भी पूछी जाती है, आपको पता ही होगा श्वसन दर पूछी जाती है नवजात में क्या होती है। तो जो श्वसन दर होती है जन्म के समय अगर आपसे पूछी जाए तो 40 से 50 होती है प्रति मिनट। प्रति मिनट के हिसाब से ही आपसे श्वसन दर जो होती है पूछी जाती है। यहाँ पर प्रति मिनट आप लगा लीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पर लिखूँगी। और यही जब 1 सप्ताह का बच्चा हो जाता है, शिशु 1 सप्ताह का जब हो जाता है, तब कितना हो जाता है, तब ये 35 मिनट, मतलब 35 प्रति मिनट रह जाती है, ठीक है, 35 प्रति मिनट रह जाती है। जब बच्चा जागृत अवस्था में होता है, आपसे क्रंदन वाला पूछा गया है, जागृत वाला मुझे नहीं याद आ रहा है पूछा है नहीं पूछा, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि जब क्रंदन रोते समय पूछा गया तो मतलब नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। जब बच्चा जागृत अवस्था में होता है, मतलब सो नहीं रहा होता, तो हर समय इसकी जो होती है श्वसन दर होती है अलग अलग होती है। तो 32.3 प्रति मिनट होती है उस समय जब बच्चा क्या होता है, जगने की कंडीशन में होता है और नॉर्मल कंडीशन में होता है, ना रो रहा होता है ना हंस रहा होता, कुछ भी, मतलब नॉर्मल जो लाइफ होती है वैसी जी रहा होता है। क्रंदन मतलब रोने की बात होगी यहाँ पर। क्रंदन में जो हार्ट बीट होती है बच्चे की कितनी होती है, ये प्रश्न आपसे बना हुआ है। तो ये होती है 33, सॉरी ये ज़्यादा होती है क्योंकि रो रहा है ना बच्चा, तो 133.3, ठीक है, 133.3 133.3 प्रति मिनट ये होगी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप नोट कर लीजिएगा। शिशु के लिए एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने अनुपात की बात कर ली थी आपसे, सिर की अनुपात की बात की, कुछ और रह गया हार्ट बीट। हाँ, बच्चों की जो हार्ट बीट होती है वो पूछा जाता है। हार्ट बीट क्या होती है ये बताऊँ आपको, ठीक है। हार्ट बीट जो होती है, तो हार्ट बीट होती है 120 से 40, ठीक है, 120 से 40 होती है। यहीं पर पल्स रेट पूछा जाए, पल्स रेट जो कि वयस्कों में आपको पता है कई बार पूछा भी, अभी पीजीटी लास्ट में भी पूछा गया था, टीजीटी में। वयस्कों में ये 70 होती है प्रति मिनट, ठीक है, 70 होती है। लेकिन जो जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनमें कितनी होती है हार्ट बीट, तो ये 120 से 150 होती है। 120 हार्ट बीट नहीं, पल्स रेट, ओके, पल्स रेट की बात कर रही हूँ। तो 120 से 150 होती है, क्योंकि हार्ट बीट तो मैंने यहाँ बता दी ना आपको, 120 से 140 होती है, और यहाँ पर 150 क्या होती है, 120 से पल्स रेट होता है ये, ठीक है। पल्स रेट इधर लिख दिया मैंने, रेट यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। पल्स रेट कितना होता है, 120 से 150। वयस्कों में कितना होता है, 70 होता है, ओके। तो कोई दिक्कत, प्रति मिनट होता है, ये आप अपनी तरफ से लगा लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर नहीं है, ओके। यहीं पर अगर हम पल्स रेट की बात करें, बच्चा रोता, मैं इतना जल्दी से बोल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी इतना यहाँ तक नहीं पूछा गया है, जो अभी तक मैंने बताया वही पूछा गया है। तो पल्स रेट कभी अगर रोते समय पूछ लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कंपटीशन का लेवल बढ़ता है तो चीज़ें एक्स्ट्रा पूछ ली जाती हैं। तो पल्स रेट अगर रोते समय अगर हम बात करें तो ये 218.5 होता है, 218 है ये, ठीक है, डॉट नहीं है, 218.5 होता है रोते समय। और यही सोते समय अगर आपसे पूछा जाए बच्चा सो रहा है तब कितना होगा, तो 123 पॉइंट, क्योंकि तब कम होगा, प्रति मिनट होता है, 123.5 प्रति मिनट होता है, ठीक है। तो बस बढ़ते हैं आगे। तो ये सारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही था, क्योंकि शिशुओं से जो प्रश्न बनते थे मैंने कोशिश की आपको सारे बता दूँ, ओके। थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगता है ऐसी क्लासेस में, लेकिन जो एक्स्ट्रा नॉलेज होती है वो आपके काम में आती है, ओके। ज़रूरी नहीं क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाए। क्वेश्चन 3 है, डैश विकास का अर्थ है शरीर की गतियों नियंत्रण में प्रगति। ए है तीव्र, बी है धीमी, सी है प्रेरणा, डी है औसत। तो यहाँ पर डैश विकास का अर्थ है शरीर की गतियों में नियंत्रण, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा आपका, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। प्रेरण जो होगा, प्रेरण विकास का अर्थ होता है शरीर की गतियों पर नियंत्रण, ठीक है।
जो आपका प्रेरण विकास ये होता क्या है, तो कह सकते हो ये जो हमारे शरीर का संपूर्ण विकास होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो संपूर्ण विकास मतलब जो संपूर्ण शारीरिक विकास होता है। अब शारीरिक विकास भी दो तरीके का होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाहरी तौर पर होता है। आंतरिक शारीरिक विकास जो होता है वो आप सभी जानते हो, जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं उनकी परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है। जबकि जो आपके हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, ये सारे आंतरिक विकास के अंतर्गत हो जाते हैं। और जो बाह्य विकास होते हैं, तो आपकी जो त्वचा दिख रही है, आपको आँख कान नाक दिख रहे हैं, हाथ पैर दिख रहे हैं, ये विकास इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये विकास जो होते हैं इन सभी को क्या होता है, प्रेरणा के माध्यम से क्या होता है, मतलब ये प्रेरणा के माध्यम से ही इन्हें क्या होता है, सपोर्ट मिलता है, या इनकी सारी गतिविधियाँ जो हमारी शारीरिक जो भी गतिविधियाँ हैं उनके नियंत्रण तथा उनकी प्रगति के लिए ये आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात हो गई। क्वेश्चन 4 पर आते हैं। नाखून काटना और अंगूठा चूसना डैश की आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है। ए है 6 वर्ष तक, बी है 5 वर्ष तक, सी है 4 वर्ष तक, डी है 3 वर्ष तक। तो अगर कोई बच्चा है नाखून काट रहा है या फिर अंगूठा चूस रहा है तो आप उसको 3 साल तक इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब ये आदत 3 साल के बाद भी अगर नहीं छूट रही है तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, 3 साल तक आप नज़रअंदाज कर सकते हो। अगर ये आदतें क्या है 4 से 6 साल की आयु तक जा रही हैं, उससे अधिक समय तक जारी रहती हैं, तो हो सकता है बच्चों में दांतों संबंधी समस्याएं बन जाएं। ठीक है, और जो उंगली मान लो सीधे हाथ की उंगली अंगूठे को चूस रहा है बच्चा, सीधे हाथ से काम करता है, तो आगे चलकर जब वो लिखने पढ़ने को बैठेगा तो उसकी उंगलियों से पेंसिल पकड़ने में, पेन पकड़ने में भी उसे दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है रोकनी बहुत ज़रूरी होती है। क्वेश्चन है 5 डैश छोटे बच्चों के लिए एक डर होगा यहाँ पर। भाई मैं कहूँ ये डर क्या है, डर पढ़ाने वाला उद्दीपक है। ए है वार्तालाप, बी है सोच, सी है एकाकीपन, डी है दयालुता। तो बच्चे को कभी भी आप अकेले छोड़ो तो क्या है, बच्चों में डर भय पैदा हो सकता है। इसीलिए कहते हैं छोटे बच्चों को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत ईजी होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बच्चे के मस्तिष्क पर भाई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसे एक तो अपना कोई नहीं दिखेगा, दूसरा डर जो होगा वो इन सब चीज़ों की वजह से वो क्या है, उसका मस्तिष्क प्रभावित होगा। इसलिए एकाकीपन जो होता है बच्चों में डर पैदा कर सकता है। क्वेश्चन, और कभी अकेले में कोई दुर्घटना घटित हो गई बाई चांस, तब तो बच्चे पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बच्चे को कभी भी अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन है 6 है प्रेम और स्नेह की आवश्यकता डैश आवश्यकता है। ए है जैविक, बी है अहम मानी, सी है मनोसामाजिक, या डी है संवेदी। जो स्नेह और प्रेम की आवश्यकता होती है ये मनोसामाजिक आवश्यकता के अंतर्गत आप मतलब आती है। मनोसामाजिक सिद्धांत भी एक जो इरिक्सन ने दिया है, आपने पढ़ा होगा, है ना, इरिक्सन ने पढ़ा होगा, इरिक्सन ने दिया है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मनोसामाजिक जो है यहाँ पर आंसर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है, कोई भी इंसान है, मान लो बच्चा, तो बच्चा कोई भी इंसान है, वो जो उसमें प्रेम होता है ना, वो क्या करता है, बच्चे को ये मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, भावनात्मक हो गया, और तो और आध्यात्मिक तत्वों को तक जो होता है प्रेम जोड़ता है। ठीक है, आप जानते हो हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चर होते हैं, बहुत सारे त्यौहार होते हैं। कल जैसे कि रक्षाबंधन ही था परसों, तो उसमें आपने क्या महसूस किया भाई, प्रेम महसूस किया, स्नेह महसूस किया। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम सबसे मिले जुले, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में, और प्रेम का जो राखी का धागा बांधा वो ऐसे ही थोड़ी ना, एक तरीके से, एक सलीके से कहीं बैठ कर बांधा है ना, तो मन में एक अलग ही शांति होती है। ठीक है, पूरा हम लोगों क्या तो पूरा चौक वगैरह बनाकर, जो कि हमारे आध्यात्मिक से जुड़ जाता है, बनाकर एक पूरा पूजा घर में अच्छे से सजाकर रंगोली वगैरह बनाकर राखी बांधी जाती है। कुछ लोगों में हम देखते हैं बेड पर बैठ के ही बांधी जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, प्रेम और स्नेह की जो आवश्यकता होती है वो मनोसामाजिक होती है, हमारे मन से भी जुड़ती है वो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हर जगह ये चीज़ लागू होती है। क्वेश्चन है 7 बालक डैश बालक को पहले ढालने वाला मोल्डर है। ए है सोशल मीडिया, बी है जल, सी है परिवार, डी है रेत। तो आप सभी जानते हो जो परिवार होता है, देखो ये क्या है जो हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, समाजीकरण से आपके आया है। समाजीकरण में एक परिवार ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे समाजीकरण के 2 साधन माने गए हैं। ठीक है, समाजीकरण के साधन की अगर हम बात करें, समाजीकरण मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि साधन की अगर बात करें, एक सेकेंड, तो 2 साधन होते हैं मुख्य।
ओके, हेडफोन थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, कोई नहीं। समाजीकरण के जो होते हैं 2 साधन होते हैं, एक तो प्रथम संस्था या समूह हो गए, ठीक है, प्रथम संस्था या समूह हो गए, और एक होते हैं द्वितीयक, जिन्हें हम सेकेंडरी कह सकते हैं ना, जब ये फर्स्ट है तो दूसरा द्वितीय होगा, सेकेंडरी होगा। तो ये संस्थाएं होते हैं कुछ, मतलब 2 तरीके के समाजीकरण के साधन या सोर्स होते हैं, हम ये बोल सकते हैं। जो प्राथमिक होते हैं तो उसमें एक तो आपका परिवार आ जाता है पहले नंबर पे। दूसरा अगर हम बात करें परिवार के साथ साथ स्कूल के साथी आ जाते हैं बच्चों के, जिसके साथी जो स्कूल के साथी होते हैं इनके साथ भी समाजीकरण सीखा जाता है। दूसरी बात करेंगे अगर हम यहाँ पर मतलब स्कूल के साथी के अलावा तीसरी बात करें तो पास पड़ोस के लोग आ जाते हैं। पास पड़ोस आ जाएगा, ठीक है, पास पड़ोस यहीं पर लिख देती हूँ मैं, पास पड़ोस आ जाएगा। इसके बाद चौथा स्कूल आ जाएगा, ओके, स्कूल आ जाएगा। और स्कूल के बाद अगर हम बात करें तो मतलब नातेदारी आपकी आ जाती है, ठीक है, नातेदारी जो हमारे रिश्तेदार लोग होते हैं वो लोग आ जाते हैं। ये सभी कहीं ना कहीं किसमें भूमिका निभाते हैं, हमारे समाजीकरण में भूमिका निभाते हैं। और इसमें एक और आता है 6 नंबर, धार्मिक समूह, ठीक है, धार्मिक समूह। तो ये आपको पता चल गया, ये तो प्रथम थे। यहीं पर जो द्वितीयक है इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, ठीक है, और इसके साथ ही साथ संस्कृति जो समूह होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। देखो धार्मिक किस में आता है, ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन कन्फ्यूज करता है। जो धार्मिक है वो फर्स्ट है, प्रथम समूह में आएगा, ठीक है, और जो संस्कृति है वो सेकेंडरी साधन है। तो ये धर्म और संस्कृति 2 आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं समाजीकरण के साधन। धर्म है वो प्रथम साधन है और द्वितीयक साधन कौन सा है, संस्कृति है। और जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक साधन आते हैं वो किस में आ जाते हैं, द्वितीयक में आ जाते हैं। और फर्स्ट वाले मैंने ये सारे लिख दिए। तो इसी में से एक आता है जो सबसे पहले आता है, परिवार। यही मोल्डर का काम सबसे पहले बच्चों को ढालने का काम करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्रसव के बाद की अवधि डैश और दुग्धपान है। ए है प्रीपार्टम, बी है पोस्टपार्टम, सी है प्रसव, डी है परिपक्वता। तो प्रसव की बात कर रहे हैं हम, तो प्रसव के बाद की जो अवधि होती है तो वो क्या होती है, अवधि पोस्टमार्टम और दुग्धपान है। ये लगभग अगर हम बात करें तो 6 हफ्ते तक की अवधि मानी जाती है, 6 हफ्ते तक की अवधि मानी जाती है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो भी इस अवधि में माँ के शरीर, जब माँ बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हार्मोन्स होते हैं और जो हार्मोन्स होता है उनका स्तर गड़बड़ होता है। दूसरी क्या होता है, गर्भाशय का आकार बहुत बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को वापस उसी कंडीशन में लाना होता है, ठीक है, जो इस कंडीशन जैसे नॉर्मल स्त्री की होती है ना, जैसे अभी नॉर्मल कंडीशन में जो पेट का या गर्भाशय का आकार होता है, तो इन 6 हफ्तों में कोशिश की जाती है कि गर्भाशय का आकार पहले की तरह हो जाए। और जो हार्मोनल चेंज हुए हैं बच्चे को जन्म देने के बाद, ज़्यादातर 4-5 महीने तक पीरियड नहीं आता है, ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है। तो ये क्या सब हार्मोनल चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ कंट्रोल में लाने के लिए होता है। तो ये लगभग 6 हफ्ते तक कहते हैं चलता है। कुछ लोगों में 6 हफ्ते बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पोस्टमार्टम, और जो पोस्टमार्टम नहीं होगा, पोस्टपार्टम होगा, ओके, ठीक है। और प्रीपार्टम जो होता है वो उससे पहले की अवधि होती है, बच्चे को जन्म देने से पहले की। क्वेश्चन है 9, आरंभिक बाल्यकाल डैश आयु के नाम से भी जाना जाता है। ए है जन्म पूर्व, बी है गैंग पूर्व, सी है यौवन, डी है परिपक्वता पूर्व। तो आरंभिक बाल्यकाल, देखो बाल्यकाल कितने वर्ष तक का होता है, 2 से 12 वर्ष का होता है, ठीक है, बाल्यकाल 2 से 12 वर्ष का होता है, जिसमें कह सकते हैं हम इधर 2 से 6 वर्ष 2 में बांटा गया, हॉलॉक का बंटवारा बता रही हूँ मैं आपको, और 6 से 12 वर्ष, ओके। तो यहाँ पर जो आपकी अवधि पूछी जा रही है, आरंभिक बाल्यकाल मतलब 2 से 6 वर्ष की बात कर रहे हैं, ये पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। तो ये वाली अवधि आपकी क्या कहलाएगी, ये गैंग पूर्व अवस्था कहलाएगी, क्योंकि गैंग तो इधर बनता है जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, और 2 से 6 साल तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो ये गैंग पूर्व अवस्था कही जाती है, ठीक है। तो आरंभिक बाल्यकाल ये आपसे पूछा जाए 2 से 6 वर्ष की आयु जो क्या कहलाती है, तो गैंग पूर्व अवस्था कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो होते हैं घर या घर के बाहर आसपास में जो पड़ोसी होता है ना, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसमें खेलते हैं, ठीक है, खेलते कूदते वहीं से समाजीकरण सीखते हैं। तो यहाँ पर इसे हम गैंग पूर्व अवस्था भी कह सकते हैं, स्कूल पूर्व अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय स्कूल नहीं जाता है बच्चा, तो पूर्व स्कूली अवस्था भी या उम्र भी कह सकते हैं। खिलौने की उम्र भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, खिलौने की उम्र भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस समय ये क्या होता है, गैंग बनाता नहीं है, बल्कि क्या होता है, गैंग पूर्व अवस्था इसलिए कहलाती है क्योंकि इस समय ये दल समूह बनाने के लिए प्रयासरत या अनुभव ले रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गैंग बनता नहीं है, ओके। गैंग बनता है कब, जो आपकी 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है वो वाली अवस्था कहलाती है गैंग अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन है 10, डैश रोग प्रतिरोधकता, जिसमें एक टीका, यहाँ पर टीका होगा, दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। ए है प्राकृतिक, बी है सक्रिय,
सी है निष्क्रिय और डी है अधिग्रहित। इस क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, इसी में आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, इसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम स्वरूप के रूप में अधिग्रहित किया गया है। मतलब ये कह रहा है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा टीका मतलब इसमें होता है जिससे, जैसे एक होती है प्राकृतिक रोग क्षमता होती है, दूसरी क्या होती है हम बाहर से लेते हैं, तो हम ये क्षमता कौन सी होती है, बाहरी क्षमता होती है, अधिग्रहित करना हम इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अधिग्रहित लिखा है, यही इसका आंसर था, ठीक है। अधिग्रहित करना मतलब क्योंकि जो आपकी प्रतिरक्षा होती है वो कितनी, दो तरीके की होती है, ठीक है, दो तरीके की होती है। एक तो आपकी प्राकृतिक होती है, दूसरा क्या होता है हम अप्राकृतिक भी बोल सकते हैं, या फिर अधिग्रहित मतलब हम बाहर से ग्रहण करते हैं, ठीक है। अधिग्रहित मतलब हम बाहरी रूप में इसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके की प्रतिरक्षा होती है। अब इसमें आप जानते हो बहुत सारे हम टीकाकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टीकाकरण जो होता है वो इसी का हिस्सा है। तो हम दो तरीके की प्रतिरक्षा प्रणाली को जानते हैं, एक जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जिसे हम प्राकृतिक कहते हैं, दूसरी जो अधिग्रहित होती है इसे हम कृत्रिम भी कह सकते हैं, और बाहरी तौर पर ली गई प्रतिरक्षा प्रणाली भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। क्वेश्चन है 11, पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। ए है सत्य, बी असत्य, सी है संबंधित नहीं, डी है विवादित है। तो यहाँ पर आपको पार्कर के अनुसार तो पता ही होगा कितने 14 मूल दिए हैं इन्होंने, ठीक है। 14 मानव व्यवहार के मूल दिए हैं, ठीक है, और दो कैटेगरी में बांटा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका बिल्कुल ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सत्य आंसर इसका माना गया है, ठीक है। ए ऑप्शन सत्य होगा, क्योंकि जो आराम होता है ये मानव व्यवहार का महत्वपूर्ण प्रेरणा मूल्य पार्कर के अनुसार होता है। टोटल इन्होंने 14 दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 12, 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण डैश कहलाता है। ए है फिटस, बी है भ्रूण, सी है एग्मनज, डी है अंड। तो आप सभी को पता होगा 0 से 2 सप्ताह का अवस्था जो होता है वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। बीज या युग्मनज हम कह सकते हैं, या कोशा भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे भ्रूण कौन सी अवस्था होती है, तो 2 सप्ताह से 2 माह की अवस्था होती है। ये भ्रूण जो होती है 2 सप्ताह से 2 माह की अवस्था होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो फिटस आपका यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि 8वें हफ्ते से जन्म तक की बात हो रही, तो आखिरी जो 3 महीने होते हैं वो फिटस कहलाता है, और ये भ्रूण जो होता है जन्म तक का होता है, मतलब जन्म तक की अवस्था ये कहलाती है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये ही सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 13, डैश एक बच्चे का शारीरिक और भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। ए है खेलना, बी है खाना, सी है चिल्लाना, डी है अनुपूरक लेना। तो खेलना ए ऑप्शन आप जानते हो, यहाँ पर बच्चा बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है, खेलता भी है, साथ साथ शारीरिक भावनात्मक विकास भी होता है, चोटें भी खाता है, ठीक है। चोट खाने के बावजूद भी बच्चा क्या करता है, खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कहीं ना कहीं वो शरीर से मजबूत भी होता है, और भावनात्मक बौद्धिक चीज़ें भले ही वो लड़े झगड़े, लेकिन जो उनका गैंग होता है आपस में वो खेलेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन जो गैंग होता है उससे दूसरा गैंग कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर भावनात्मकता भी पाई जाती है और बौद्धिकता भी विकसित होती है, क्योंकि खेल में आप जानते हो दिमाग भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 14, स्तन दूध का छाछ है यहाँ पे, ठीक है, छाछ कैसीन अनुपात आरंभिक स्तनपान में कितना होता है। ए है 60:40, बी है 18:82, सी है 80:20, या फिर डी है 90:10। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मान लो कोई माता है वो फीड करा रही है, दूध पिला रही है, तो जिसका जो फीड कराती है, जो मिल्क होता है, जो दूध होता है उसका, उसमें छाछ भी होगा। अगर आप उसका मतलब समझने के लिए मान लो उसका आपने निकाला, क्या कहा, दही जमाया और मट्ठा बना लिया, तो वो क्या हो गया, छाछ हो गया, ठीक है। आपने उसको दूध को फाड़ कर उसका केसीन प्रोटीन बना लिया, समझने के लिए चीज़ों को समझना है, यहाँ पर केसीन बना लिया। तो यही पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अगर आपने इसी दूध से छाछ बनाया तो वो कितना बनेगा, और जो केसीन बनाया वो कितना बनेगा। हालांकि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है, जब बच्चा पीता है तो उसके दूध पेट में जाकर कि कितना मतलब प्राप्त होता है, लेकिन हमें समझाने के लिए आपको ये शब्द यूज़ करने पड़ रहे हैं कि जो माता के स्तन से जो दूध निकलता है उसमें उस दूध में कितना छाछ बन सकता है और कितना केसीन प्रोटीन बन सकता है। मैं आपको समझाने के लिए अनुपात अपने शब्दों में इस तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो जो स्तन दूध का जो आंसर है वो होगा आपका सी ऑप्शन 80:20, क्योंकि छाछ कितना होगा, कम से कम 80, और केसीन कितना होगा, 20
20। ठीक है, मतलब केसिन कितना, केसिन प्रोटीन है, आपको पता होगा केसिन जो होता है प्रोटीन होता है। ओके, और यहाँ पर जो छाछ होता है वो आप जानते हो, मट्ठे को हम छाछ बोलते हैं। ओके, और इसी में इनमें दोनों में ही कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो काफ़ी अच्छी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको आंसर पता चल गया, सी ऑप्शन सही होगा, 80:20। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आरंभिक का पूछा गया, आरंभिक स्तनपान में जब आप स्तनपान को शुरुआत करने जा रहे हो, यहीं पर अगर यही स्तनपान आप देर से कहलाते हो, ठीक है, देर से कराते हो तो 50% 50 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 50:50 हो जाएगा। ठीक है, 50:50 हो जाएगा। ठीक है, आरंभिक का पूछा, इन दोनों शब्दों का ध्यान रखिएगा। आरंभिक पूछे तो कितना है 80:20, और देर से पूछे तो क्या होगा 50:50। क्वेश्चन है 15, 6 वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माता, किशोर लड़कियां डैश की लाभार्थी हैं। ए है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, बी है बालवाड़ी भोजन कार्यक्रम, सी है एकीकृत बाल विकास सेवा, या फिर डी है जवाहर रोजगार योजना। तो अब बात किसकी हो रही है, ICDS की बात हो रही है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है। ठीक है, जो कि कब आया था, 2 अक्टूबर 1975 में आया था। 2 अक्टूबर 1975 में ये आया था। ठीक है, 1975 में ये आया था। और किस किस को टारगेट करता है ये, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं। इनमें बच्चों में दोनों आ जाएंगे, लड़की और लड़के दोनों। गर्भवती हो गई, स्तनपान कराने वाली माता मतलब लैक्टेटिंग मदर, और जो किशोर लड़कियां होती हैं जिनमें एनीमिया वगैरह के लक्षण देखे जाते हैं वो। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 16, एक बालक चलने दौड़ने जैसी गतिविधियों पर डैश के दौरान नियंत्रण पाता है। 1 या 2 वर्ष, बी है 7 या 8 वर्ष, डी है 4 या 5 वर्ष, या फिर डी है 2 या 3 वर्ष। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, 4 या 5 वर्ष। जब बालक चलने दौड़ने जैसी गतिविधियाँ, देखो गतिविधियाँ 2 तरीके की होती हैं। ठीक है, एक होती स्थूल गतिविधि, गतिविधि हो गई, दूसरी हो गई सूक्ष्म गतिविधि। ठीक है, तो ये वाली गतिविधि किसके अंतर्गत आ जाएगी, ये सूक्ष्म गतिविधि हो गई, क्योंकि यहाँ पर चल भी रहा है, दौड़ भी रहा है, तो मांसपेशियों पर नियंत्रण है इसका मतलब। ठीक है, लेकिन स्थूल में क्या होता है, मांसपेशियों वगैरह पर नियंत्रण नहीं होता है। बच्चा शुरुआत करता है, मतलब रेंगना है शुरू करता है, पर किसी भी मांसपेशी पर किसी पर भी बहुत अच्छा नियंत्रण यहाँ पर नहीं होता है। तो 2 तरीके की गतिविधियाँ होती हैं। तो चलने दौड़ने वाली जो गतिविधि है ये आपके सूक्ष्म के अंतर्गत आ जाएगी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है 17, बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका कौन सा है, OPV, PBB, HIV, BCG, या फिर मतलब डी ऑप्शन तो BCG ही सही होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये जो बृहद स्तर सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला टीका है, हर हॉस्पिटल में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जन्म के तुरंत बाद ये टीका जो है लगाया जाता है बच्चों के लिए, और तपेदिक रोग को, ये ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के काम ये आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। कॉलमेट ग्यूरिन ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन है 18, गर्भपात LVW समय पूर्व जन्म के साथ जुड़े हैं। ए है निम्न फोलेट स्तर, बी है निम्न लिपिड स्तर, सी है निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर, डी है निम्न प्रोटीन स्तर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, LVW जो होता है किससे जुड़ा है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, निम्न फोलेट स्तर। ठीक है, आपको फॉलिक एसिड पता होगा, B9 जो होता है, और इसकी आवश्यकता गर्भावस्था में बहुत होता है। ठीक है, LBW का मतलब हो गया लो बोन्स डेंसिटी। ठीक है, जो हड्डियां होती हैं काफ़ी कमज़ोर होती हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, और आपको पता है हड्डियों में पाया जाता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो, जहाँ पर RBC का निर्माण होता है। तो ये आपको कनेक्टेड लग रही है ना सारी चीज़ें। एक तो B9 की कमी से एनीमिया होता है, दूसरा LBW बोन्स क्या होती है, कमज़ोर होती हैं, बोन्स के अंदर ही अस्थि मज्जा पाया जाता है, वहाँ RBC का निर्माण होता है। और जब RBC सही से डेवलप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो यही कमज़ोर है, हड्डियाँ ही कमज़ोर हैं, तो क्या है आपके कहीं ना कहीं क्या होगा, हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी आपकी बॉडी में होगी। क्यों, क्योंकि RBC मतलब लाल रक्त कणिकाएं, और B9 क्या करता है, यही बनाने का तो काम करता है, तभी तो आपको एनीमिया की कमी से बचाव हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए शब्द हैं। ठीक है, जिसको हम निम्न फोलेट स्तर कहते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी से ये चीज़ें होती हैं। क्या होता है यहाँ पर, मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड पर इफेक्ट बहुत पड़ता है, मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित होते हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, जिसे हम मतलब क्या कहते हैं, न्यूरल ट्यूब विकास में ये मदद करता है। ओके, कौन, फॉलिक एसिड क्या करता है, हमारे मस्तिष्क हो गया, स्पाइन हो गया, ठीक है, न्यूरल ट्यूब हो गया, इनमें क्या होता है, विकास में इनके मदद करता है। लेकिन जब इनकी कमी होती है तो ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 19 की बात करेंगे। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है विकोष्ठ, बेमीन, मृदु भोजन या बिस्किट। तो हम इसे विकोष्ठ
कहते हैं, ठीक है। बी कोस्ट हम इसको कहते हैं। जो छुड़ाने की, दूध को छुड़ाने की प्रक्रिया होती है वो हम वीनिंग कहलाती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20। हम क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, जो बच्चे परेशान हो। शिशु अवस्था में अधिकांश भार डैश में वृद्धि से बढ़ता है। ए है हड्डी, बी है मांसपेशी, सी है वसा, डी है त्वचा, ठीक है। तो यहाँ पर वसा होगा। शिशुओं में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है इन सब चीज़ों के मुकाबले, ठीक है। तो शिशु में जो अधिकांश भार बढ़ता है वो वसा की मात्रा की वजह से बढ़ता है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 21। बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है, या 300 भी मानी गई कहीं कहीं, तो वो याद रखिएगा। क्वेश्चन 21 है, गलसुआ, चेचक, फेफड़े व क्षय रोग 6 डैश के उदाहरण है। यह है जैविक संचरण, बी है बाह्य संचरण, सी है वायु संचरण, या डी है ट्रांसप्लांट सेंटल संचरण, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो भी ये रोग दे रखे हैं, चाहे मम्स दे रखा है, चाहे आपका चिकन पॉक्स दे रखा है, जो भी दे रखा है, यहाँ पर लंग्स के रोग हो गए, ट्यूबरक्लोसिस की समस्या हो गई, ये सारे किससे? वायु संचरण ये रोग कहलाते हैं, ठीक है। ये सभी संक्रामक रोग के उदाहरण हैं जो कि होते तो वायु के माध्यम से होते हैं, लेकिन किसके? जीवाणु जनित रोग हैं ये, ठीक है। जीवाणु जनित रोग हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सारे जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है 22। एक बालक सावधान होगा जब वह डैश समझेगा। जानवरों का खतरा, खेल, नाच, चित्रकारी या दिवा स्वप्न। जैसे छोटा बच्चा, ठीक है, एक बच्चा है छोटा, आपने उसे क्या किया? बिठाल दिया है कहीं, है ना, तो वो कोई जानवर आ रहा है तो वो उससे तभी खतरा महसूस करेगा जब उस खतरे को, मतलब उस जानवर के विषय में पता होगा, उसे समझेगा कि हाँ ये जानवर मुझे नुकसान दे सकता है। अन्यथा चाहे बच्चे के ऊपर हाथी ही कोई क्यों ना आ रहा हो, चढ़ जाए, लेकिन बच्चा सावधान नहीं होगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है इससे कुछ क्या होगा मेरे लिए, ठीक है। तो जानवरों का खतरा जो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 23। नवजात को हीमोलाइटिक रोग डैश के कारण होता है। ए है RH संगतता के कारण, बी है हीमोग्लोबिन की कमी से, सी है ABO संगतता, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। जो RH फैक्टर होते हैं ना, इससे क्या होता है? नवजात में हीमोलाइटिक रोग होने की संभावना होता है, और ये भी बीमारियों के समूह में ही आता है, ठीक है। ये होता क्या है? जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इसमें तेजी से नष्ट होती हैं। क्या होती है? RBC जो होती हैं, RH संगतता में क्या होता है? जब बच्चों की समस्या होती है तो जो RBC होते हैं आपके, ये तेजी में नष्ट होने लगते हैं। ओके, नष्ट होने लगते हैं, और जब नष्ट होने लगते हैं तो ये वाली समस्या पैदा हो जाती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 24। खेल है डैश वह प्रक्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता। बी है वह क्रिया जो आनंदप्रद है, सी है वह क्रिया जो समयबद्ध हो या आवश्यक नहीं, डी है उपर्युक्त सभी। तो खेल जो होता है यहाँ पर उपर्युक्त सभी आएगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। वह प्रक्रिया है जो इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, और ये आनंद भी देती है, और ये इसमें समयबद्ध भी नहीं है कि हाँ इसी समय खेलना, जब टाइम हो आप खेल सकते हो। क्वेश्चन है यहाँ पर 25। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? ये है व्यवसाय का चयन, बी है वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, सी है आत्म पहचान का विकास, डी है शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। तो ये वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वो इसमें नहीं आता है। ये किसका गुण होता है? ये बाल्यावस्था का गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यवसाय का चयन हो गया, आत्म पहचान का विकास हो गया, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकारना, ये सारे किशोरावस्था के कार्य हैं। क्वेश्चन है 26। बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। ये है सत्य, बी है सत्य, सी है संबंधित नहीं, डी है विवादित। तो बिल्कुल जब हम बाल अध्ययन करते हैं, आप जानते हो जो हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक प्रश्नावली तैयार करते हैं कि कोई भी समस्या किसी बच्चे में देखी गई वो क्यों है। तो अनुसंधान में जब हम सूचना एकत्रित करते हैं बाल अध्ययन के अंतर्गत, तो क्या है? हम प्रश्नावली पड़ताल पहले अपने प्रश्नों की खोज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 27। डैश नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। ए है कार्यसूची, बी है जिद, सी है गति, डी है आदत। तो ये आदत होगा, डी ऑप्शन आप सभी जानते हो। ये एक ऐसा शब्द है जो हम जितना ज़्यादा करते रहेंगे तो ये स्वचालित हो जाती है, हमारी आदत हो जाती है, ठीक है। हम फिर वो करते ही रहते हैं। क्वेश्चन है 28। कई बार हमें पता भी नहीं होता है हम वो हरकत कर रहे होते हैं। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। तो प्रथम 3 माह की बात हो रही, प्रथम, आरंभिक, तृतीय या अंतिम। तो प्रथम मतलब प्रथम, इसमें भी क्वेश्चन में आंसर छुपा है। प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाता है। ये 3 होते हैं, एक होता है 0 से 3, मतलब गर्भावस्था शुरू हुई है तब से 3 माह की, ठीक है। गर्भावस्था की प्रारंभ से 3 माह की अवस्था होती है प्रथम ट्राइमेस्टर। द्वितीय होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसमें 3 से 6 माह की अवस्था मानी जाती है। और लास्ट होती है आपका जो आपके फिटस वाली मानी जाती है, वो होती है क्या? 6 से 9 माह वाली अवस्था होती है। तो ये मतलब 6 से 9 माह की अवस्था होती है, मतलब तीनों 3 है, 0 से 3, मतलब 1 2 3 फिर 3 है ना। तो आपका ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा। क्वेश्चन 29 है डैश आरंभिक बाल्यकाल देखभाल
और विकास के लिए विश्व की सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। ए है निन, बी है ICDS, सी है ICMR, डी है WHO। तो आरंभिक बाल्यकाल की एक स्पेशली बात की गई है, तो ये बात कर रहे हैं किसकी, ICDS की। ठीक है, तो आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व की सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है, वो हो जाएगा ICDS, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, एकीकृत बाल विकास सेवा हिंदी में हम इसको कहते हैं। 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उम्र के बच्चे हो गए, गर्भवती माता हो गई, स्तनपान कराने वाली माता हो गई, महिलाएं हो गई, ठीक है, या फिर लड़कियां हो गई, किशोर, तो उनके स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का ये क्या करते हैं, एक एकीकृत पैकेज प्रदान करते हैं, इसीलिए हम इसको एकीकृत बाल विकास योजना के नाम से जानते हैं। तो 30 क्वेश्चन और है। डैश छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। ए है बज सत्र, बी है मस्तिष्क मंथन, सी है सेमिनार, डी है सम्मेलन। तो यहाँ पर तो आंसर मस्तिष्क मंथन होगा। ये चाइल्ड डेवलपमेंट में भी हो सकता है, या फिर ये प्रश्न जो है आपके प्रसार शिक्षा में महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है, तो ये वहाँ का प्रश्न है। और प्रसार शिक्षा की ये वाली जो वीडियो, उसमें हमने सम्मेलन, सेमिनार, बज सत्र के अलावा भी जो भी चीज़ें होती हैं हमने पूरा आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप हमारी प्रसार शिक्षा वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी टॉपिक वाइज वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो। ये सारे आपका आंसर आपको सब कुछ बिल्कुल पूरा क्लियर कट है, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की भी प्लेलिस्ट है, लेकिन उसमें वीडियोस कम है थोड़ी, आगे हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।